हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक था हमारा उद्योग और आधारभूत संरचना, जिसमें हम लोगों ने 22 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। आपको बताना है कि औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे जो है आधार वर्ष बनाया गया। 1990 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और 1960 को बदलकर जो औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष बनाया गया है वो है 1982। हमें न्यू डेटा को याद रखना है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसके बारे में दो चार लाइन डिस्कस कर लेते हैं। औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष 1960 था, यह परिवर्तित होकर 1982 हो गया। और पूर्व के वर्षों में औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक का जो आधार वर्ष था वो था 2001, और अक्टूबर 2020 में बदलकर जो है 2016 कर दिया गया है। वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2016 है, याद रखना है। नेक्स्ट है 24 नंबर। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1982 से परिवर्तित होकर कितना हो गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा 2001। इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में जो है डिस्कस किया था। और नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार जो है 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं, आपको बताना है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 8 जो मूल्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। और इस जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा, आपका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है पहला, यानी सीमेंट है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, और आपका रिफाइनरी उत्पाद है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह जो है 8 मूल उद्योगों में शामिल है। और इसके बारे में हम लोग फिर से एक बार जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रश्नकाल या वर्तमान में कह सकते हैं, तो दोनों को अगर देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन ही सही है। भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का जो दर्जा दिया गया है, कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया है। वो कौन से 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं? वो है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात। तो ये 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे जो है शामिल नहीं किया गया है? वो है आपका रसायन। डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है। फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। जो भारत में 8 कोर सेक्टर है वो है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। 27 नंबर है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। कब की गई थी? इसका सही जवाब है 2011 में। 4 नवंबर 2011 को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। और इस नीति का उद्देश्य था जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को एक दशक के भीतर 25% तक बढ़ाना और 100 मिलियन रोजगारों का जो है सृजन करना। 28 नंबर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2000 में। अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कह सकते हैं एसईजेड, ठीक है, इस नीति की घोषणा की गई थी अप्रैल 2000 में। और यह एक शुल्क मुक्त आर्थिक क्षेत्र है जहां व्यापार संचालन, शुल्क एवं तटकर से काफी छूट प्राप्त होता है। भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, जो फरवरी 2006 से जो है प्रभावी हुआ। 29 नंबर है, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है निर्माण उद्योग। ई ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें निर्माण उद्योग जो है शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मशीनों, औजारों, श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को जो है मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक की गतिविधियां जो है शामिल होती है। और इस शब्द का उपयोग प्रायः जो है
औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पे तैयार माल में जो है बदला जाता है। निर्माण उद्योग को विनिर्माण से अलग रखा जाता है और इस उद्योग के तहत बुनियादी सुविधाएं जो भवन है, पुल है, बांध आदि है, इनका निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है अधिनियम 2020 के विषय में कौन से कथन जो है आपका सही है। तो एमएसएमई अधिनियम 2020 के तहत आपको कथनों को बताना है कि इसमें जो कथन है कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें जो आपका सही जवाब है, आप एक बार कथन को जो है एनालिसिस कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत सरकार 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की। तो देखिए पहला कथन तो सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी देखिए, नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र जो है अपनाया गया है। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट जो है एमएसएमई अधिनियम 2020 के विषय में सही है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वैसे, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम जो है अस्तित्व में आने के 14 वर्ष बाद यानी 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई के परिभाषा में जो है संशोधन किए जाने की घोषणा की गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं एमएसएमई अधिनियम 2020, इसके अनुसार अगर बात करें तो सूक्ष्म उद्योग वह होता है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपए से जो है अधिक का निवेश नहीं होता है। यानी कि जो कह सकते हैं कि सूक्ष्म उद्योग में जो नियम है उसमें जो इन्वेस्ट करने का आपका जो सीमा है वो है 1 करोड़ रुपए से कम, और आप जो है कारोबार का जो टर्न ओवर कर सकते हैं वो 5 करोड़ से अधिक नहीं। 1 करोड़ से कम जो है आपको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, और टर्न ओवर जो होना चाहिए कितने का, 5 करोड़ रुपए से कम। तो वो होगा आपका सूक्ष्म जो कह सकते हैं उद्यम होगा, इस कैटेगरी में होगा। और जो आपका सूक्ष्म के बाद जो मध्यम उद्यम है इसमें क्या होता है, और इसमें देखिए इस संयंत्र में कह सकते हैं इसमें जो है इस उद्यम में जो लघु उद्यम है इसमें संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर में जो है 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं करना होता है, और आपको जो है कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं करना है, यानी टर्न ओवर जो है 50 करोड़ से कम होना है। और इसके बाद जो आपका मध्यम उद्यम है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए 50 करोड़ से अधिक का निवेश यानी इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, यानी 50 करोड़ रुपए तक का आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो टर्न ओवर है वो है 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। इस नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र जो है अपनाया गया है। यह बदली परिभाषा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। देखिए एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि जो एमएसएमई अधिनियम 2000 के तहत जो सीमाएं तय की गई है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए, तो सूक्ष्म में जो है आपको 1 करोड़ से कम जो है इन्वेस्ट करना है, टर्नओवर आपका जो है 5 करोड़ तक का हो सकता है। इसके बाद जो लघु है इसमें आपको 5 करोड़ का मतलब कि आप टर्नओवर 10 करोड़ से जो है आप अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो मध्यम उद्यम है इसमें आप 50 करोड़ तक जो है निवेश कर सकते हैं, और इसका टर्नओवर जो है 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2-3 बातें हैं आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1991 की उद्योग नीति में लघु उद्योग के लिए समान और सहायक उद्यम जो है निवेश राशि स्वीकृत है। कितना रुपया जो है स्वीकृत है, तो 60 लाख 75 लाख रुपया। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1991 की उद्योग नीति में लघु उद्योग के लिए जो है समान और सहायक उद्यम दोनों के लिए जो निवेश की राशि है वो 60 लाख है और 75 लाख है। इसके बारे में देख लेते हैं। 1991 की उद्योग नीति में 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश की सीमा जो है 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए है, और सहायक उद्योग में निवेश की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75 लाख रुपया।
एमएसएमई अधिनियम 2006 जो प्रभावी तिथि है अक्टूबर 2006, इसके तहत माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्यमों के लिए निवेश सीमा जो है दो वर्गों में जो है आपको निर्धारित किया गया है। पहला जो वर्ग है वे निर्माण उद्यम और दूसरा सेवा उद्यम में जो है मतलब इसको निर्धारित किया गया है। इन दोनों को बांट दिया गया है। 2006 के बाद संयंत्र और मशीनरी के लिए निवेश की जो सीमा है निम्नवत है। आप देख सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र में जो सूक्ष्म उद्यम है इसमें 25 लाख से अधिक का जो है मतलब निवेश की सीमा जो है 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और लघु उद्यम में 25 से 5 करोड़ का है और मध्यम उद्यम में 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का है। लेकिन सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम में जो आपको निवेश करना है 10 लाख रुपए से अधिक नहीं करना है। लघु उद्यम के तहत जो है 10 लाख से 2 करोड़ के बीच है और मध्यम उद्यम के तहत 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच जो है आपको सेवा क्षेत्र में इन्वेस्ट करने हैं। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जून 2020 को सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाई की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर जो है 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। स्मॉल यानी छोटी इकाइयों की ऊपरी सीमा को जो है 10 करोड़ रुपए से मतलब 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर किया गया है। और जो मध्यम इकाई है इनकी सीमा 20 करोड़ रुपए का निवेश है और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। यह संशोधन एमएसएमई विकास अधिनियम के 2006 में जो है लागू होने के 14 वर्षों के बाद जो है किया गया है। आप यहां पे डेटा देख सकते हैं। सूक्ष्म में जो पुराना निवेश था 25 लाख था और टर्नओवर 10 लाख का था, लेकिन नया जो निवेश था अब क्या हो गया 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ का। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। लघु जो उद्यम है इसमें पुराना निवेश का जो सीमा था 5 करोड़ था और पुराना जो टर्नओवर था 2 करोड़ रुपए तक का था। लेकिन नया निवेश में जो है लघु उद्यम के तहत अब 10 करोड़ कर दिया गया, टर्नओवर 50 करोड़ का। और मध्यम उद्यम में जो पुराना निवेश था 10 करोड़ का, टर्नओवर 5 करोड़ का था और नया निवेश में टर्नओवर जो है 100 करोड़ का हो गया है और जो इन्वेस्ट है वो है 20 करोड़ रुपए का। तो 20 करोड़ रुपए तक जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मध्यम उद्यम के तहत और उसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 32 नंबर है नई औद्योगिक नीति 1991 में लघु उद्यमों के लिए पूंजी विनियोग की सीमा कितनी है? सही जवाब है 60 लाख रुपया। ऊपर में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। 33 से लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका जो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, आप देख लीजिएगा। सी ऑप्शन में दिया गया है 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उसे मध्यम उद्यम में किस रूप में जो है परिभाषित किया गया है, जिसकी निवेश राशि कितनी है। यानी मध्यम उद्यम के रूप में जो परिभाषा दिया गया है जिसमें निवेश की राशि जो तय की गई है आपको बताना है 2006 के अधिनियम के अनुसार, वो है आपका 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। तो इसमें आपको मध्यम उद्यम के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है निवेश के लिए वो कितनी सीमा है? सही जवाब है 5 करोड़ रुपए से अधिक 10 करोड़ रुपए से कम। देखिए सारे जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में जो सम्मिलित है आपको बताना है वह है कृषि। देखिए जेनेटिक इंडस्ट्री वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे और जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है कौन से हैं? वो है आपका हथकरघा उद्योग। सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग जो है वो है हथकरघा उद्योग। इसके अंतर्गत मलमल, छींट, दरी,
खादी आदि उद्यम जो है सम्मिलित होते हैं। हथकरघा उद्योग असंगठित क्षेत्र के तहत आता है। चौथी, हैंडलूम जनगणना 2019-20 के अनुसार हथकरघा में जो है कुल 35.23 लाख लोग जो है रोजगार में लगे हुए हैं, शामिल हैं, जिसमें 30.54 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और 4.69 लाख जो है शहरी क्षेत्रों में मतलब कि सम्मिलित हैं। निम्न में अब आपको बताना है कि निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है। तो देखिए, जो लघु उद्योगों की समस्या है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि पूंजी का अभाव है, विपणन जानकारी का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना, उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। यानी कि ये तीनों जो पॉइंट दिया गया है लघु उद्योगों की समस्याएं हैं, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में जो भारतीय लघु उद्योग है इनके सामने कुछ समस्याएं हैं। पूंजी का अभाव है, विपणन की समस्या है, कच्चे माल का अभाव है, आधारभूत संरचना की जो है बाधाएं हैं, सीमा शुल्क नीति भी इनके लिए जो है समस्या है, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता आदि जो है ये लघु उद्योगों के समूह कह सकते हैं प्रमुख समस्याएं हैं। 39 है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, लघु स्तरीय और कुटीर जो उद्योग है इसका महत्व इस बात में है कि ये प्रति इकाई पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार जो है उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में से एक हैं। भारत जैसे विकासशील देश जहां श्रमाधिशेष है, यहाँ पे श्रम ज्यादा है, ये महत्वपूर्ण उद्योग है इनके लिए। 40 है, निम्नलिखित में कौन सी एक जो है लघु उद्योगों की समस्या नहीं है, वो है आपका हड़ताल और तालाबंदी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें लघु और कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं जो है कच्चा माल है, वित्त की समस्याएं हैं, उत्पादन की अविकसित प्रणाली है, विपणन और बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि जो है इनकी समस्याएं हैं। और इसकी अन्य समस्याओं में जो है संगठन का अभाव है, अनुसंधान कार्यों की कमी है, परिवहन साधन की भी कमी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। हड़ताल और तालाबंदी जो है ये बड़े उद्योगों की समस्या है, न कि छोटे उद्योगों यानी लघु और कुटीर उद्योगों की ये समस्याएं नहीं है। 41 है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है, वह है आपका रोजगार सृजन। व्यवसाय के जो उद्देश्य है, व्यवसायिक क्रियाएं सदैव किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती हैं। प्रारंभ में लाभ कमाना ही केवल व्यवसाय का उद्देश्य समझा जाता है, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य बहुत व्यापक और विविध हो गए हैं। व्यवसाय के उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य होता है एक आर्थिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य। तो व्यवसाय के उद्देश्य में जो आर्थिक उद्देश्य है इसके तहत क्या क्या चीजें आते हैं, लाभ कमाना होता है, नए ग्राहक बनाना, नवाचार करना, कुशलता बढ़ाना और प्रतिष्ठा बनाना व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य हो सकते हैं। व्यवसाय के जो सामाजिक उद्देश्य है इसका जो है उचित क्वालिटी देना होता है, उचित मूल्य रखना, मानवीय व्यवहार करना, साधनों का सदुपयोग करना, रोजगार का सृजन करना, सामाजिक उत्तरदायित्व जिसके प्रति कह सकते हैं ग्राहकों के प्रति, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति, ग्राहकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और मालिकों के प्रति और लेनदारों के प्रति। तो ये हमारा सामाजिक और आर्थिक जो उद्देश्य हैं व्यवसाय के उद्देश्यों में, दोनों पॉइंट को आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को जो है रोजगार प्रदान करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है कौन सा है। तो देखिए, सूती कपड़ा जो उद्योग है यह प्राचीनतम कह सकते हैं, बहुत प्राचीन समय से यह जो है हमारा विशाल उद्योग है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा भारत में आधुनिक स्तर की जो प्रथम सूती मिल थी कहां पे स्थापित की गई थी, तो देखिए कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता के निकट 1818 ईस्वी में। और यह सबसे पुराना एवं विशाल कह सकते हैं उद्योग है हमारा, मतलब प्राचीन समय का। 44 नंबर है, भारत में प्रथम उद्योग मतलब प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कौन सा, तो कुटीर उद्योग है।
ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योगों का ही जो है विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का जो निर्माण है यह भी कुटीर स्तर पर ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वह है आपका सऊदी अरब, सी ऑप्शन। देखिए प्रश्न काल तथा इंडिया मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार अगर बात करें तो 2018 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सऊदी अरब सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादक देश रहा है। 46 नंबर जो है आपको बताना है कि जो चिक्विकमाटा है यानी जो चिली है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही जवाब है जो चिक्विकमाटा है ये तांबा के लिए यह विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह तांबा का जो है कह सकते हैं कि जो चिक्विकमाटा है तांबा खनिज के लिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको जो है औद्योगिक प्रदेश दिए गए, दूसरे तरफ देश दिया गया है, तो आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है, पहला जो आपको रूर प्रदेश दिया गया, रूर औद्योगिक प्रदेश दिया गया है, यह जर्मनी से संबंधित है, तो पहला वाला सही है। जो पो घाटी है यह इटली में है और जो कांटो मैदान है यह जापान में है। और इसके बाद जो बी ऑप्शन दिया गया दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम दिया गया, ये सही जवाब नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। रूर क्षेत्र जो है जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है। पो घाटी इटली में है। पो नदी जो है इटली की महत्वपूर्ण नदी भी है। कांटो मैदान जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूएसए का एक भौगोलिक क्षेत्र है, न कि यूनाइटेड किंगडम का। 48 नंबर है, यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत्व भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा उर्वरकों के लिए। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन संसाधनों का उपयोग जो है हम उर्वरक के उत्पादन में कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण जो है इनपुट है। भारत में संभावित विशाल प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 49 नंबर क्वेश्चन है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा उद्योग है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण है और यहां पे जो है सबसे ज्यादा जो है अखबारी कागजों का उत्पादन किया जाता है। भारत नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स लिमिटेड जो है नेपा नगर में है जो मध्य प्रदेश में है। आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है किसे? तेल अनुसंधान में, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए इसमें जो आपका जो वॉयल है ऑल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो रुक्ष तेल और प्राकृतिक गैस के अनुसंधान विकास और इसके उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन जो है सही है। पहला स्टेटमेंट आप देख लीजिए, एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। इसमें जो सही है आपको बताना है। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। भारत सरकार का जो एक उपक्रम है वो कौन सा है? एमएमटीसी लिमिटेड, धातु एवं खनिज व्यापार निगम जिसे बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के जाजपुर जिले के कलिंग नगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसे एमएमटीसी जो है और इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड यानी आईपीआईसीओएल के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा 1992 से विनिर्माण क्षेत्र के सकल पर्यावरण में भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है? तो 40%।
देखिए, प्रश्नकाल में विनिर्माण क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र का जो अंशदान था लगभग 40% था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2014-15 से 2018-19 की अवधि में वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल विनिर्माण जो उत्पादन का सकल मूल्य जीवीए है, जीवीए इसके विनिर्माण में एमएसएमई का योगदान जो है 33% पे स्थिर रहा है। तो जीवीए का जो जीवीए में विनिर्माण एमएसएमई का जो योगदान है वो कितने परसेंट का है? 33%। और 53 नंबर है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? 4 ऑप्शन है, आपको 4 स्टेटमेंट भी दिया गया है, देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समाजवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में चारों कथन सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता जो है संसाधन प्रदान करना है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना है, आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को आगे बढ़ाना और बढ़ावा देने के माध्यम से कह सकते हैं समतावादी लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा जो है 54 है, निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको ध्यान देना है और पढ़कर बताना है कि इनमें से दिए गए कुट कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट है, पहला है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नौकरियां की सुरक्षा है। देखिए, इसमें जो आपका पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है सही है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। कैसे? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है सरकार ने आधारभूत यानी शक्ति, इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, खनन, भारी मशीनरी, कागज जो है, इन इत्यादि चीजों में जो है भारी निवेश किया है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नौकरियों की सुरक्षा है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 55 नंबर है, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? वो है आपका खनिज एवं धातु व्यापार निगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया सेल, वेल, ओएनजीसी और इस्सार वायल, ये कौन चारों में से कौन वो मतलब कि ऑप्शन है जो 3 से डिफरेंट है, यह कह सकते हैं आप। देखिए, इस्सार वायल जो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस्सार वायल जो है यह मतलब कि निजी क्षेत्र का उपक्रम है, लेकिन जो तीनों जो है सेल जो है और ओएनजीसी और वेल है, ये जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो है इस्सार वायल आता है। तो आपका इसमें जो डिफरेंट था इस्सार वायल था। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है निजी क्षेत्र में जो 4 ऑप्शन है कि बोंगाईगांव जो रिफाइनरी है, क्या निजी क्षेत्र में आता है? मंगलौर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, एसआरआर लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ही डाउटफुल है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो पहले बात कर लेते हैं, फिर इसका जो जवाब है आपको मालूम हो जाएगा। इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि एसआर जो ऑयल लिमिटेड है वो किस क्षेत्र का है? बोलिए, निजी क्षेत्र का है या सार्वजनिक क्षेत्र का या लिमिटेड है या कंपनी है? तो यह निजी क्षेत्र का है। ठीक है, और इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कहीं दिख रहा है तो इसमें डाउटफुल है इस क्वेश्चन का जो आंसर है, और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चारों विकल्प में से मात्र एसआरआर लिमिटेड ही जो है निजी क्षेत्र में है।
अन्य तीनों जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। हल्दिया रिफाइनरी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है, जबकि मंगलौर रिफाइनरी तथा जो बुंगाई गांव रिफाइनरी है ओएनजीसी और आईओसी की सहायता मतलब सहायक मतलब कि सहायक इकाइयां हैं, कह सकते नहीं मतलब सहायक इकाइयां ही हैं। देश में इस समय कुल जो है 23 तेल शोधन सलाह यानी रिफाइनरी हैं, 18 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और 3 निजी क्षेत्र के, 2 संयुक्त उद्यमी हैं। इन मतलब 18 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के रिफाइनरी हैं वो है भारत तेल निगम जो गुवाहाटी में है, नुनमती बोलते हैं, यह असम में पड़ता है। भारतीय तेल निगम बिहार के जो है बरौनी में है। तीसरा है भारतीय तेल निगम जो कोयली है, गुजरात के बड़ौदरा में है। भारतीय तेल निगम जो हल्दिया है वो पश्चिम बंगाल में है। भारतीय तेल निगम जो मथुरा में उत्तर प्रदेश में है। भारतीय तेल निगम जो आईओसी है यह असम के दिग्बोई में है, और जो आईओसी है एक असम के बोई गांव में भी है। ठीक है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है यह आईओसी की सहायक मतलब की कंपनी है, और यह चेन्नई के मनाली शहर में है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है नागपट्टिनम में है जो तमिलनाडु में पड़ता है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है महाराष्ट्र के मुंबई में है, और एक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भी जो है महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में है। कोची रिफाइनरी लिमिटेड जो है यह बीपीसीएल की सहायक कंपनी है और यह केरल के कोची में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है यह भी बीपीसीएल के सहायक मतलब की कंपनी है, और यह नुमालीगढ़ असम में है। तातीपाका जो है ओएनजीसी यह आंध्र प्रदेश के तातीपाका में है। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो है यह ओएनजीसी की सहायक कंपनी है और मैंगलोर के यानी कर्नाटक के मैंगलोर शहर में है। पारादीप जो रिफाइनरी है यह उड़ीसा में है। और जो 3 क्षेत्र है निजी क्षेत्र की रिफाइनरी, इनके बारे में देख लेते हैं, याद रखिएगा। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह गुजरात के जामनगर में है। एक है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, यह जामनगर के गुजरात शहर में यह भी है। और तीसरा है एसआरआर लिमिटेड, यह वाड़ीनार जो गुजरात में पड़ता है यहां पे स्थित है। और 2 हैं संयुक्त क्षेत्र के रिफाइनरी, पहला है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, ठीक है, यह बीना में है मध्य प्रदेश में, और एचपीसीएल जो पंजाब के भटिंडा में है। तो 2 संयुक्त क्षेत्र के रिफाइनरी हैं, इनका भी ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी? आपको पता है, आप जवाब देख लीजिए। देखिए इसका सही जवाब होगा बीएसएनएल। बीएसएनएल जो है यह एक मात्र ऐसा मात्र नहीं मतलब कि 2018-19 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो बीएसएनएल जो है लाभ की स्थिति में नहीं रही। प्रश्न काल में भी बीएसएनएल को जो है 7,085 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि अन्य कंपनियां जो है लाभ की स्थिति में थी। बीएसएनएल की स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2000 में की गई थी। देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को जो है हानि हुई थी? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, जो आपका सही जवाब होगा। 2018-19 में सर्वाधिक हानि जो प्रदर्शित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, पहला है भारत संचार निगम लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड, और तीसरा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इन तीनों का नाम याद रखना है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी जो है निजी क्षेत्र में है? इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में पूरी अच्छे से जो है डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए सभी तेल रिफाइनरी जो है सार्वजनिक क्षेत्र की है, तो इसमें जो दिया गया है चारों ऑप्शन जो है मतलब कि डाउटफुल है, तो इसलिए इस पे स्टार का जो है साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस ऑथोरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइन बिछाने के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो होंगी कहां से कहां तक? तो विजयवाड़ा से विजयपुर तक, यानी बी ऑप्शन। गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन बिछाने के लिए जो है 8,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान दिया है। यह विजयवाड़ा से विजयपुर तक बिछाई जाएंगी। विजयपुर में यह प्रस्तावित पाइपलाइन गेल की हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ जाएगी। याद रखिएगा, इसका जो जंक्शन है, जो मिलाव है,
यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्न में से कौन अरब भारत में तेल की कीमतों का जो है निर्धारण करता है? वो है तेल कंपनियां। तेल कंपनियां जो है भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण जो है करती हैं। भारत में पेट्रोल डीजल तेल सरकारी नियंत्रण मुक्त पदार्थ है, ठीक है, और इनकी कीमतें जो है तेल कंपनियां खुद जो है निर्धारित करती हैं। 63 नंबर है, निम्नलिखित में किसी जो है महारत्न का जो दर्जा है नहीं प्राप्त हुआ है फरवरी 2013 पर्यंत, जो है यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है यह महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं किया है 2013 तक जो बात की गई है। लेकिन इसमें जो कंपनियां हैं 2014 की स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है नवरत्न कंपनी है, न कि महारत्न कंपनी। और 2021 तक में 10 कंपनियों को महारत्न का, 14 कंपनियों को नवरत्न का जो है दर्जा दिया गया है। जो महारत्न कंपनियां हैं आप 10 कंपनियों के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। महारत्न कंपनियां जो 10 हैं, पहला है भेल है, गेल है, सीआईएल है यानी कोल इंडिया लिमिटेड है, आईओसी है, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एनटीपीसी है, सेल है, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे ओएनजीसीएल बोलते हैं, फिर आपका जो है बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। 9 नंबर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल जिसे बोलते हैं। और 10 नंबर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल। ये 10 जो कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से आपको बहुत ज्यादा पूछने की जो है संभावनाएं हैं। भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? आपको पता है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है आपको ये जो कंपनी है नवरत्न में शामिल है। तो आपका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अच्छा मतलब इस जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसको छोड़कर सभी जो है आपका महारत्न कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर में है, निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को जो है दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ? यानी कि कौन सा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जिनको 4 नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया, महारत्न का दर्जा जो है उन्हें प्राप्त नहीं हुआ? उनमें से जो है आपका सही जवाब है बीईएल। जो बी ऑप्शन है आपका सही जवाब है। जो महारत्न की 10 कंपनियां आप उसका नाम याद रखिएगा तो सही जवाब आप जो है दे पाएंगे। हाल जो है एच ए एल यह उत्पादन से संबंधित है, यानी हाल उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से? तो वायुयान है इनके उत्पादन से जो है हाल का संबंध है। हाल जो है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है और यह जो है वायुयानों के उपकरण का उत्पादन करती है। 68 नंबर है, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने महारत्न नामक योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और विस्तार करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? 10 महारत्न कंपनियां नाम याद है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसमें पहला जो है आपका सही जवाब है ए ऑप्शन, ऑयल इंडिया को जो है महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि उद्योग मंत्रालय 16 नवंबर 2010 को सार्वजनिक क्षेत्र की 4 नवरत्न कंपनियों को जो है महारत्न का दर्जा दिया। ये 4 कंपनियां हैं आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, और इसके अतिरिक्त बाद में कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल, भेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीजीसीआईएल जो है ये महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं। ऑयल इंडिया को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 69। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की जो संभाव्य है इसकी क्षमता को देखती है। नेक्स्ट है, नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है वो है एमटीएनएल। आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नवरत्न में शामिल है, जबकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल जिसे हम बोलते हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल बोलते हैं, ये दोनों कंपनियां जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं।
71 है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिष्ठान को जो है नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? वो है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसलिए इसके जो पॉइंट है इसे छोड़ देते हैं। 72 नंबर देखिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में से किस एक को जो है नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? वो है आपको सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा नाल्को को। नवरत्न स्टेटस जिसे प्रदान किया गया है एल्यूमिनियम कंपनियों में, वो है नाल्को। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संकुल नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को जो है 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित हुआ था। अतन स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो नवरत्न दर्जा प्राप्त 14 कंपनियों में नाल्को भी शामिल है। मर्चांत यानी मार्च के बाद 2021 में महारत्न कंपनियों की जो संख्या है 10 हो गई है। नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है 14 है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में जो है 62 और मिनी रत्न कैटेगरी 2 में 12 कंपनियां सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक जो है वित्तीय सहायता दी गई है? सही जवाब है 500 करोड़ रुपए तक। किसी पीएसयू को जो है मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की जो है आवश्यकता है। मिनी रत्न का दर्जा पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की जो है स्वायत्ता देता है। 74 नंबर है, भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। निम्न से जो है आपको जो है उसे चुनना है उक्त 6 में जो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो 6 सम्मिलित हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के इकाई हैं, जो 6 में सम्मिलित नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, बी ऑप्शन। देखिए जो मिनी रत्न का जो दर्जा प्रदान किया गया है 6 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को, मतलब कि 2006 को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 6 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया वो इस प्रकार है। बीएसएनएल है, बीईएमएल है, हिंदुस्तान लेटेक्स है, ईपीआईएल है, आरआईएल है यानी कि राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड है, और लास्ट जो 6 नंबर है वो है आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE, याद रखिएगा। उपयुक्त में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का उल्लेख नहीं है, तो बी आपका सही जवाब होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो आपको पता है टिस्को इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। और एनटीपीसी, सेल, भेल ये तीनों जो है सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से एक सही नहीं है। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिया गया, पढ़ लीजिए और सही जवाब हमको बताइए इसमें क्या सही है। डी ऑप्शन आप देखिए, इससे पूर्व नीति 2008 में जो है लागू की गई थी, तो इसमें जो आपको बताना था सही नहीं है, डी ऑप्शन। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नई निवेश नीति उपरोक्त सभी कथन लागू होते हैं सिवाय इसके कि इससे पूर्व नीति वर्ष 2008 में लागू की गई थी। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नई निवेश नीति जो है जारी की गई। ठीक है, और विक्रय कर में 30% छूट जो है 10 वर्षों तक चालू रहेगी, और इससे पूर्व नीति जो है 2008 में लागू की गई थी। ये सिर्फ सही नहीं है, लेकिन जो नए रोजगार है इन पे 20% की जो है सहायता दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 3 स्टेटमेंट है सही है। 77 नंबर है, आपको सुमेलित करना है, बताना है कि इसमें जो सुमेल है, जो वर्ष दिया गया है, सरकारी नीतियां दी गई है, इनमें जो सुमेल है कौन सा ऑप्शन जो है इसके अनुसार मतलब अनुसार जो है मिलान करना है, और इसके अनुसार आपको जो है ऑप्शन को चूज करना है, बताना है कौन सा सही जवाब है। देखिए इसमें जो सही जवाब है अगर बात करें तो सूचना तकनीक नीति, इसका स्थापना वर्ष जो है 2000 है, यानी कि पहला का पहला। जो खनिज नीति है
यह इसकी स्थापना वर्ष जो है 2011 है। तो 2011 कहां पे है? बी का चौथा। और होटल जो नीति है इसका स्थापना वर्ष 2006 है, यानी सी का सेकेंड वाला। और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति का जो संबंध है किस वर्ष से है? 2010 से। तो इसमें पहला का पहला, यानी एक का पहला, बी का चौथा। तो इसमें जो आपका सही जवाब है कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। यहां पर आप देख सकते हैं सूचना तकनीक नीति का संबंध 2000 से है, खनिज नीति का 2011 से है, होटल नीति का 2006 से है, और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति का संबंध 2010 से है। 78 नंबर है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला आपका सही जवाब है। देखिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का जो है विशेष योगदान है। लघु मध्यम उद्योग कम लागत से रोजगार के अधिक अवसर जो है उपलब्ध कराते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वे निम्न है: उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इत्यादि। 79 है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकसित हुआ है? वह है पश्चिमी क्षेत्र। 80 नंबर है, BIFR जो संबंध है किससे संबंधित है? तो BIFR का मतलब क्या है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इसका पूरा नाम है। और इसका जो संबंध है आपका रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण और वित्तीयन से है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के तहत 1987 में जो है की थी, यानी मतलब इसका निर्माण, इसकी स्थापना, और इसका कार्य था रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना जिससे उनका पुनर्निर्माण करके उनके कार्य क्षमता को बनाया जा सके। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है तारापुर समिति, जो बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंध नहीं रखता है। यानी जो बैंकों में ग्राहक सेवा का संबंध है तारापुर समिति से नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कुछ समितियों के बारे में, करीब हम लोग 19-20 समितियों के बारे में इस चैप्टर के शुरुआत में ये डिस्कस किया था। अगर आपको वो चीजें पता है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। पूरी समितियां, उनकी स्थापना वर्ष आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जिस कार्य के लिए जो कंपनी गठित की गई थी उनके कार्यों और उनसे संबंधित समितियों के नाम जो है याद रखने हैं। ठीक है, तो 81 में आपको जो सही जवाब होगा वो है तारापुर समिति का संबंध किससे? बैंक में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। इसके बारे में देखिए, तारापुर जो समिति है, तारापुर समिति जो है पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पे सलाह के लिए गठित हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। 82 है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, 25 अक्टूबर 2000 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति CCEA इसने 15 नए मेगा फूड पार्क्स परियोजना की स्थापना की स्वीकृति जो है प्रदान की, जो पहले से घोषित 15 परियोजनाओं के अतिरिक्त थी, और इनकी स्थापना और संरचना विकास योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए और संरचना सुविधाओं में सुधार के लिए जो है की जा रही है। 83 नंबर है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वो है आपका हथकरघा उद्योग। 84 है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से जो है प्रोत्साहित कर रही है? तो आपको जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट को आप जो है आप अवलोकन करिए, फिर बताइए कि जो मेगा फूड पार्क की अवधारणा है इसके उद्देश्य से जो प्रोत्साहित हो रही है कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें सही होगा। इसमें देखिए जो सही जवाब है आपका पहला स्टेटमेंट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है मतलब कि जो है इसके लिए जो है मेगा फूड पार्क की अवधारणा को
इन उद्देश्यों से जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो इसमें जो तीसरा है, तीसरा भी देख लीजिए, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकीय के अनुकूलन आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां, जो प्रौद्योगिकियां हैं उपलब्ध कराने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपको वैसे गलत है। पहला और दूसरा, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रही है। तो पहला दूसरा आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सरकार ने मेगा फूड पार्क परियोजना जो है सितंबर 2008 में अनुमोदित किया। एमएफपीएस के मूल उद्देश्यों में जो शामिल है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पर्याप्त या उत्तम अवसंरचना सुविधाओं के साथ फार्म से बाजार तक मूल्यवर्धित आपूर्ति श्रृंखला जो है उपलब्ध कराना है। दूसरा है खराब होने वाले पदार्थों का प्रसंस्करण वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 20% तक करना और अपव्यय घटाना। परंतु उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना इसमें शामिल नहीं है। 85 में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। एक तरफ संगठन का प्रकार, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण लक्षण दिए गए हैं। इसमें बताना है कि आपका जो सही जवाब होगा इसमें से जो कूट होगा कौन सा सही होगा। देखिए इसमें जो सही जवाब है आपका एक का चौथा, यानी एकल जो व्यापारी है यह किससे संबंध है, असीमित दायित्व से, ठीक है। और जो बी है, बी का संबंध किससे है, साझेदारी का संविदात्मक संबंध से है। और सी जो आपका है वह है किससे संबंध रखता है, कमजोर वर्गों की उन्नति से। और सार्वजनिक सीमित जो कंपनी है वह है जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या से संबंध रखता है। यानी इसमें आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, तो याद रखिएगा। और हम लोग 86 नंबर देखते हैं। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है, तो आईटीडीसी का, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो है यह विकास कार्य है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य जो है आईटीडीसी जो है इसको दिया गया है। यह एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। यह संस्था पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के कार्यों में जो है लगी रहती है। और इसी के साथ जो है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है, बताइए इसका सही जवाब कौन सा है। आप ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी डी। देखिए इसका जो सही जवाब है आपका सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है। क्या क्वेश्चन था इसमें कि कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है। इसका लक्ष्य जो है देश में आर्थिक गतिविधियों को जो है बढ़ाना है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या कर रहा है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो वित्तीय उत्प्रेरक है अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारना और आर्थिक संकट में पड़ने से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जो है राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। 88 है विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार कौन सी नई नीतिगत पहल की है, इसका सही जवाब है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। दूसरा एकल खिड़की मंजूरी यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। औद्योगिक अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना। तो तीनों इसका सही जवाब है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए विनिर्माण क्षेत्र के विकास को कह सकते हैं, इसके विकास में गति लाने के लिए, इस विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करने के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो है मंजूरी प्रदान की है। विनिर्माण क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए औद्योगिक अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना भी सरकार के द्वारा
की गई है। और इसी के साथ हमारा यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा तृतीयक क्षेत्र है जो सेवाओं से संबंधित है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे रोज क्विज कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होती है वहां पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, उसके बारे में आपको जानना हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम सारे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो हमें इजाजत दीजिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।